सो स्टार्टिंग विद द साइटोस्केलेटन, जिस तरह ह्यूमन बॉडी में या एनिमल्स में एक एंडोस्केलेटन होता है, उसी तरह से सेल का भी अपना एक प्रॉपर स्केलेटन होता है। और जिस तरीके से हमारी स्केलेटन के फंक्शंस होते हैं इन ऑर्डर टू, दैट इज टू सपोर्ट आवर बॉडी, प्रोवाइड इट अ प्रॉपर शेप एंड कीप इट अपराइट, और हमें अपने लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प कर रहा होता है हमारा स्केलेटन। इसी तरह से सेल का भी अपना एक प्रॉपर नेटवर्क होता है मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स, और उसी स्केलेटन को क्या कहते हैं? साइटोस्केलेटन। एज द नेम इंडिकेट्स, साइटो मीन्स सेल एंड स्केलेटन अगेन ढांचा। ठीक है, so the cytoskeleton, which literally means cell skeleton, is basically a complex network of filaments and tubules. अब filaments हैं और tubules हैं इस पूरे network में, which extends throughout a cell. एक्सटेंड करता है पूरे के पूरे सेल के अंदर, ये जाल की तरह बिछा हुआ है। ठीक है, throughout the cytoplasm, which is all of the material within a cell except for the nucleus. ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म की बात हो रही है कि साइटोप्लाज्म क्या है? ये बेसिकली सारे का सारा मटेरियल है सेल के अंदर एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस से अलावा, और अगर आप न्यूक्लियस के साथ इसको ऐड करेंगे तो फिर वी विल कॉल इट अगेन प्रोटोप्लाज्म, राइट? So it is found in all kinds of cells. Every cell has its own cytoskeleton. ठीक है, though the proteins that it is made up of vary between organisms. यानी कि जिन प्रोटीन से ये साइटोस्केलेटन मिलके बना होता है वो सेल्स के मुताबिक वैरी करता है। ठीक है, डिफरेंट, इसमें कोई डिफरेंसेस आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनिजम्स। जिस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होंगे उनकी सेल टाइप भी चेंज होंगी, तो फिर ज्यादा उनकी जो प्रोटीन्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। अदरवाइज इट इज प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, सो द साइटोस्केलेटन बेसिकली जनरली आपको अच्छी तरह से पता है कि ये क्या करेगा? इट विल सपोर्ट द सेल, gives its shape, organizes and connects the organelles. ठीक है, ये organize भी करता है organelles को। अब यहाँ पर पूरे सेल के अंदर मौजूद जितने भी organs मौजूद है, छोटे छोटे से components मौजूद है सेल के, उनको आपस में कनेक्ट करना, उनकी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उनकी असेंबली, उनकी अरेंजमेंट इनसाइड या लोकेशन इनसाइड द सेल इनटू द साइटोप्लाज्म, और सेल की पूरी शेप की so it organizes, it gives the shape and connects the organelles with one another, and also has roles in molecule transport, cell division and cell signaling. सेल की सिग्नलिंग यानी कि रिस्पॉन्स एक सेल का टुवर्ड्स दी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, एक प्रॉपर सा स्टिमुलाई होता है उसकी तरफ सेल का क्या रिस्पॉन्स होगा, इसको सेल सिग्नलिंग कहेंगे। ये सेल सिग्नलिंग में और सेल डिवीजन में और मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्ट में भी मेन रोल प्ले करता है। व्हाट? द ऑर्गेनेल कॉल्ड एज द साइटोस्केलेटन। ठीक है, next is the filaments that comprise the cytoskeleton are so small that their existence was only discovered because of the greater resolving power of the electron microscope. ये आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन साइटोस्केलेटन को इजीली ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल बात है। एकदम से आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इजीली आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तो फिर उसके बाद जो है साइटोस्केलेटन और इसकी फिलामेंट सारी की सारी जितनी भी टाइप्स की हैं वो सारा कुछ थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही रिवील हो सका था। ठीक है, तो इट मीन्स आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑर्गेनेल से भी ज्यादा ये स्मॉल साइज में प्रेजेंट होते हैं। लाइक फ्रॉम द स्ट्रक्चर ओवर हियर, यहाँ आप इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। This is the cell membrane and inside there is the cell cortex. फिर ये endoplasmic reticulum आ जाता है, ये सारा structure in this light bluish,
फिर इसके साथ अटैच राइबोसोम्स भी मौजूद हैं। फिर ये इसमें कुछ जो साइटोस्केलेटन है वो इस तरीके से आपस में कनेक्टेड और बिछा हुआ है। लुक, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसकी अरेंजमेंट इसमें यहाँ पर है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, दीज वन, ये सिंगल ट्यूब लाइक जो थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, ठीक है। सॉरी, अच्छा, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोस्केलेटन। स्ट्रक्चर में आप इसको देखेंगे कि जितने भी सेल्स हैं दे हैव अ साइटोस्केलेटन, बट यूकैरियोटिक सेल्स का जो साइटोस्केलेटन होता है वो बेसिकली हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, नॉट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स का तो शुरू में बिल्कुल पता ही नहीं था कि इसमें साइटोस्केलेटन एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। मे बी इट ऑल्सो lacks the cytoskeleton like other complex organelles, but later in the early 1990s prokaryotic cell cytoskeleton was also discovered, ठीक है। The eukaryotic cytoskeleton consists of 3 types of filaments. अब इस cytoskeleton की main 3 types हैं, 3 basic types हैं और उनको filaments कहा जाता है। इनकी साइटोस्केलेटन में जितनी भी प्रोटीन्स मौजूद हैं वो फिलामेंट्स, लंबे लंबी सी फिलामेंट्स के ट्यूब्स के तौर पर आपको मिलेंगी या नजर आएंगी। सो दीज आर बेसिकली द elongated chains of proteins, elongated chains, ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन से मिलकर बनती हैं और हैं फिलामेंट्स की फॉर्म में। और कौन सी 3 टाइप्स हो गई हैं? माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। अब इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप इसमें इजीली देख सकते हैं, ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर के साथ काफी डायग्राम मैच करती है। मेम्ब्रेन के बाद इसमें जो सारा का सारा नेटवर्क है, इसमें ये जो है, थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। ये वाला जो नेटवर्क जो एक दूसरे के साथ इसको सारा एक जाल की तरह, एक नेट की तरह बनाया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की आप इसको देख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी शेप को, ये सारी की सारी प्रोटीन्स ही इस तरीके के अरेंजमेंट में मौजूद हैं। The other type is of microtubules. Microtubules की अरेंजमेंट इस तरीके से हुई है and these are this one, the thickest one of all the cytoskeleton filaments. फिर इसके बाद एक इसकी तीसरी टाइप आ जाती है जिसको हम माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं और यूजुअली इसको एक्टिन फिलामेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्टिन फिलामेंट भी इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली एक्टिन की सारी सब यूनिट्स से मिलकर बना है एंड एक्टिन इज आल्सो प्रोटीन, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रोटीन फिलामेंट्स हैं और इनसे मिलकर साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बनता है। अब हम तीनों टाइप्स के स्ट्रक्चर को और इनके फंक्शंस को, so the microfilaments are long and fine thread-like structures and they are mostly composed of the non-tubular contractile proteins. जो contraction के लिए जो proteins use होती हैं उनमें उनको contractile proteins कहते हैं, जैसे कि मसल सेल्स में होती हैं। सो ये बेसिकली जो माइक्रोफिलामेंट्स होती हैं ये नॉन ट्यूबुलर होती हैं और नॉन ट्यूबुलर प्रोटीन्स से बनती हैं जो कि ज्यादातर एक्टिन और मायोसिन ही होती हैं, ठीक। अब एक्टिन इसमें ज्यादा अबंडेंटली प्रेजेंट होता है, इस वजह से इनको एक्टिन फिलामेंट्स कहा जाता है। आप इसको माइक्रोफिलामेंट्स भी कह सकते हैं और एक्टिन फिलामेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक। अब इनका साइज क्या है? दे आर अबाउट 3 to 7 नैनोमीटर्स थिक। इनकी थिकनेस टोटल जो होती है वो होती है 3 to 7 नैनोमीटर्स थिक, मेकिंग देम द थिनेस्ट फिलामेंट्स इन द साइटोस्केलेटन। सबसे थिनेस्ट फिलामेंट्स यही है, इसी वजह से इनको माइक्रोफिलामेंट्स कहा जाता है और नॉर्मली इसको एक्टिन फिलामेंट्स भी कहा जाता है। Now these are present throughout the cytoplasm. अब ये भी सारे के सारे साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होती हैं और इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है जैसे डीएनए की स्ट्रैंड्स एक दूसरे पे वाउंड होती हैं, ये भी एक दूसरे के ऊपर वाउंड होती हैं, ठीक है। वाइंडिंग को, एक दूसरे के ऊपर एक चीज का वाइंड अप होना, उसको उसके पास्ट फॉर्म को वाउंड कहेंगे, ठीक है।
So these two strands of actin proteins are wound over each other in the form of a spiral. एक स्पाइरल बनाया है इसने. इस तरीके की अरेंजमेंट को यूजुअली स्पाइरल कहा जाता है. क्यों ट्विस्ट करता है एक दूसरे के ऊपर और वाइंड होता है. And the microfilaments present in cytoplasm contain only actin molecules, and those present in the endoplasm contain both actin and myosin molecules. ये आपको उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताया जाता है जिनका साइटोप्लाज्म एंडोप्लाज्म और एक्टोप्लाज्म में डिवाइडेड होता है. ठीक है. अब साइटोप्लाज्म के अंदर एक्टिन मॉलिक्यूल्स से बने हुए माइक्रोफिलामेंट्स ज़्यादा प्रेजेंट होंगे और जो कि एंडोप्लाज्म होगा इनसाइड टुवर्ड्स द इनसाइड ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये क्या होगा, उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे. ठीक है. अब फंक्शंस क्या है माइक्रोफिलामेंट्स की. द माइक्रोफिलामेंट्स एड मतलब हेल्प इन साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस क्या है, आपने सेल डिवीजन में यूजुअली पढ़ा होगा कि when the cell is about to divide, उसका साइटोप्लाज्म भी साथ में डिवाइड होता है, giving rise to 2 daughter cells. और इस प्रोसेस को, इस दौरान जो उसकी साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है बेसिकली एक सेल की, उसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. ठीक है. ये एक डिटेल्ड एक टॉपिक है, अगर आप इसकी डिटेल में ना जाएं फिलहाल तो यहाँ फंक्शंस तक इसके लिए इतना एक्सप्लेन करना इनफ है. राइट. The next function of the microfilaments is that they help in the cell motility. Cell motility means the movement of the cell. कि सेल किस तरीके से मूव करता है या सेल के अंदर की जो भी मोटिलिटी है, जो ट्रांसपोर्ट है ऑर्गेनेल्स की या मूवमेंट है, उसकी मोटिलिटी को भी ये हेल्प आउट करता है. ठीक. एंड इट अलाउ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबास टू मूव. अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जैसे अमीबा हैं जो सिंगल सेल से बने हैं थ्रू देयर सूडोपोडिया, दे कैन मूव. ठीक है. उनके पास और कोई ऐसे ऑर्गन्स मौजूद नहीं है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स, उनका लोकोमोटरी ऑर्गन्स उनके अपनी ही सेल की प्रोजेक्शन से बनता है, उसकी मेम्ब्रेन की प्रोजेक्शन से. तो उसका भी सारा का सारा जो सहरा जाता है, क्रेडिट जाता है, दैट इज due to the presence of microfilaments. Microfilaments साइटोकाइनेसिस में भी हेल्प करते हैं और सेल्स की मूवमेंट में, उनकी मोटिलिटी या लोकोमोशन में भी उनको हेल्प करते हैं, such as the example of amoeba. The next function of microfilament is that they are involved in cytoplasmic streaming. अब cytoplasmic streaming का क्या मतलब है? The flow of cytosol. cytosol किस डायरेक्शन में, किस तरीके से, जो लिक्विड पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है वो पूरे के पूरे सेल में किस तरीके से फ्लो कर रहा है, किस डायरेक्शन में है, इन दैट सेंस इस चीज को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहा जाता है. तो इसके फ्लो को कंट्रोल करना या रेगुलेट करना भी सारा माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर डिपेंड करता है. साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बेसिकली या मेनली ट्रांसपोर्ट या हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड द सेल ऑर्गेनल्स. अब जितने भी आपको साइटोस्केलेटन के 3 टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स मिलेंगे, उन सब का आपस में कनेक्शन और रोल इसी तरीके का है कि वो सारे ऑर्गेनल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना और उनकी मूवमेंट को और सेल की मूवमेंट और शेप को एट अ टाइम कोऑर्डिनेशन के साथ, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कंट्रोल और रेगुलेट कर रहे होते हैं और इसी को बैलेंस कर रहे होते हैं. The fourth function of microfilaments, the fourth function of microfilaments is that they are also part of the muscle cells. Muscle cells में जो मेजर मेजर फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं या प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक्टिन और मायोसिन ही होती हैं, इफ यू रिमेंबर दैट. तो इसका मतलब है इसका मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा मेजर रोल आ जाता है. और वापस वही बात आ जाती है कि आपके स्केलेटन को भी मसल्स की सपोर्ट की वजह से आपकी बॉडी. My internet is really not working today. Okay, तो ये मसल सेल्स में सबसे ज़्यादा आपको माइक्रोफिलामेंट्स मिलेंगे. और या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मसल सेल्स होते हैं वो मेनली बनते ही माइक्रोफिलामेंट्स से हैं, या माइक्रोफिलामेंट्स ही मसल सेल्स होते हैं. तो
दे अलाउ दी सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इनकी कॉन्ट्रैक्शन जो है मायोसिन के साथ मिलकर ये करते हैं, बिकॉज माइक्रोफिलामेंट्स को हम सिंपली सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स के तौर पे, एक्टिन प्रोटीन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक्टिन का पार्ट इसका कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से जब सेल्स में इनका फंक्शन आ जाता है तो फिर ये मायोसिन प्रोटीन के साथ मिलकर दोनों इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को कंट्रोल करते हैं मसल्स की सेल्स के अंदर। तो मसल्स के सेल्स का मेन पार्ट भी माइक्रोफिलामेंट्स है। वापस, actin and myosin are the two main components of muscle. What is wrong with internet today? क्या आप देख सकते हैं इसके स्ट्रक्चर में the actin filament is thicker than the myosin molecule। ठीक है, हालांकि एक दूसरे के ऊपर ये वाउंड भी एक ही तरीके से होते हैं, बट दोनों में ये ज्यादा एक्टिन ज्यादा अबंडेंट है। सो माइक्रोफिलामेंट्स में भी मायोसिन की प्रेजेंस बहुत कम है एंड एक्टिन फिलामेंट्स आर मोर अबंडेंट। तो इस वजह से इसको बेसिकली एक्टिन फिलामेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है कि मेन माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से ही बनती हैं। द नेक्स्ट वन इज इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। अब इंटरमीडिएट फिलामेंट्स क्या हैं? दे आर द टाइप ऑफ साइटोस्केलेटन और द फिलामेंट्स which are structures that form a network around the nucleus and extend to the periphery of the cell। अब ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो नेटवर्क साइट बनाता है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन्स वगैरह को भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी बनाता है और उसको सपोर्ट करता है, उसको एक ही शेप में रखने के लिए हेल्प करता है, ये काम फिर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का आ जाता है। दे विल जस्ट एक्सटेंड टू द पेरिफेरी, जहाँ इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इस तरीके से ये नेटवर्क बनाते हैं अराउंड द न्यूक्लियस एंड दे विल एक्सटेंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी इन द होल सेल। ये पूरा का पूरा एक सेल है और यहाँ पर इसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से ये नेटवर्क स्टार्ट करके पूरे के पूरे सेल के तरफ फैल जाता है। ठीक है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। The diameter of each filament is about 8 to 12 nanometers. They are called intermediate. अब इनको इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इनकी थिकनेस है, जो इनका साइज है या डायमीटर है, वो माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स के दरमियान होता है, दरमियान में होता है। ठीक है, उनसे ज्यादा नहीं होगा, तो इसलिए इनको साइंटिस्ट ने इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का नाम दे दिया, राइट? सो दीज आर बिटवीन द साइज, they are called intermediate because they are in between the size of microfilaments and microtubules. Intermediate filaments are formed by rope-like polymers. जितने भी polymers हैं वो एक rope-like shape में होती हैं और यहाँ इसके structure में यहाँ पे देख सकते हैं वो एक फ्लोरेसेंट एक्सरे या फिर माइक्रोस्कोपी के थ्रू आपको इस तरीके से इसका साइटोस्केलेटन या इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नजर आते हैं, जबकि आप अगर इसको इस डायग्राम में देखेंगे देन यू विल फाइंड इट इन दिस वे। तो ये एक रस्सी की फॉर्म में आपको नजर आएगी, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज रोप लाइक पॉलीमर्स व्हिच आर मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन्स। फाइब्रस प्रोटीन्स यहाँ पर होती हैं से मिलकर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनते हैं एंड द प्रोटीन्स व्हिच मेक दीज फिलामेंट्स आर लाइक केराटिन। केराटिन का कौन सी प्रोटीन है? जो आपकी नेल्स में, आपके बालों में और एनिमल्स की स्केल्स में, जैसे कि फिश की स्केल्स हो गई या फिर रेप्टाइल्स की स्केल्स हो गई उनमें, और हॉर्न्स में, हॉर्न्स कहते हैं सींगों को, और हूव्स में, हूव्स आर द फीट ऑफ द एनिमल्स, हूफ्ड मैमल्स जैसे होते हैं, हूफ्ड एनिमल्स होते हैं, तो उनमें ये केराटिन प्रोटीन मिलता है और ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फाइब्रस। तो ये इनसे मिलकर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स बनते हैं, जिसकी आप मेन एग्जांपल या कॉमन एग्जांपल केराटिन को ले सकते हैं। केराटिन की तरह की ही सारे इसमें प्रोटीन्स होंगे और इसके अलावा वाइमेंटिन, डेस्मिन, लेमन, ये भी फाइब्रस प्रोटीन्स की ही टाइप्स हैं। तो ये सारी की सारी इंटरमीडिएट फिलामेंट से मिलकर बनती हैं। ठीक है,
या ये कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, आप इनको भी, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ही हैं। तो ये जो प्रोटीन्स ये वाले सारे सब्सटेंसेस बनाते हैं, वही प्रोटीन्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में मौजूद हैं। So these are the fibrous subunit, for example keratins coiled together। अभी केराटिन आप देख सकते हैं एक रोप की शेप में एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के साथ coiled up हुए हुए हैं। तो आप इसको थ्रू क्रॉस सेक्शन अगर आप देखते हैं टॉप व्यू से, तो आपको अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस तरह से नजर आएगा इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की अरेंजमेंट। अदरवाइज डायग्रामेटिकली यू कैन सी के एक रोप लाइक पॉलीमर्स से मिलकर ये फाइब्रस प्रोटीन से मिलकर intermediate filaments बनते हैं। What are the function of the So the intermediate filaments are found in all the cytoplasm, and they are found in the nucleus and help support the nuclear envelope that surrounds the nucleus। अब ये न्यूक्लियस को, उसके न्यूक्लियर एनवेलप को प्रॉपर शेप में रखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए मौजूद होते हैं, और इनका फंक्शन पहला इस चीज़ में है। The next function of intermediate filaments is that in the cytoplasm they maintain the cell's shape, they bear tension। bear tension means कि जितना भी स्पेस स्ट्रेस के ऊपर एक सेल के ऊपर एक स्ट्रेस आ रहा होता है उसको टेंशन कहा जाता है। उस टेंशन को बर्दाश्त करना, टॉलरेट करना, ये भी इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का ही फंक्शन है, इसमें ही इसका मेन रोल है। ये इसी तरीके से सेल को अपनी शेप में बरकरार रखने के लिए मौजूद होते हैं, और हर तरह की कोई स्ट्रेस होती है, एक्सटर्नल कोई प्रेशर्स होते हैं, उसको टेंशन्स को बेयर करने के लिए भी ये सेल्स फंक्शन, ये फिलामेंट्स फंक्शन करते हैं। एंड दे प्रोवाइड एट लास्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल। इसी तरीके से क्योंकि इसकी शेप मेंटेन करनी होती है और बाकी सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को बर्दाश्त करना पड़ता है, तो इस तरीके से इसकी सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैंने शुरू में इसकी डायग्राम में दिखाया था, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं और ये इस तरीके से एक नेट बना रहे हैं। नेट बनाने के बाद ही ये इसको प्रॉपर हर ऑर्गेनल को अपनी अपनी पोजीशन में, अपनी प्रॉपर स्पेस में रखने के लिए मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि सारा का सारा जो शेप है सेल का, वो ये इसको मेंटेन रखने के लिए इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का मेन रोल है, राइट। So the third one is that these filaments also connect the adjacent cells through desmosomes। ये adjacent cells को आपस में एक दूसरे के साथ desmosomes special kind of structures हैं जो present होते हैं between the adjacent cells। एक सेल से दूसरे सेल के दरमियान ये structures present होते हैं, इनको intercellular junctions कहते हैं। ये क्या करते हैं बेसिकली, ये एंकर करते हैं एक दूसरे को, उनकी सेल्स, एक सेल की दूसरे सेल के साथ या उनके दरमियान कनेक्शन और एडहेशन को बरकरार रखने के लिए, या उनकी एडहेशन के लिए बेसिकली प्रेजेंट होते हैं डेस्मोसोम्स। यहाँ आप डेस्मोसोम्स की डायग्राम देख सकते हैं। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ पर ये डेस्मोसोम्स इस तरीके से अरेंज हुए हैं। एंड अगेन दीज आर द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स लाइक केराटिन हो गए, ठीक है। और ये इनको यहाँ पर इस एरिया में इनकी इस सेल की जंक्शंस पे प्रेजेंट होते हैं जस्ट टू प्रोवाइड एडहेशन और कनेक्शन बिटवीन दी सेल्स। अच्छा, थर्ड हमारे पास आ जाता है इन द साइटोस्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं? ये सबसे लार्जेस्ट है साइटोस्केलेटन की फाइबर्स में से, इनकी फिलामेंट्स में सबसे लार्जेस्ट जो फिलामेंट्स हैं दे आर कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये स्ट्रेट हैं, हॉलो है, हॉलो मीन्स खोखली, ठीक है, एम्प्टी फ्रॉम द इनसाइड। दे आर स्ट्रेट, हॉलो एंड ट्यूब्यूलर। पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि आप पानी का एक पाइप उठा लें या वैसे ही पाइप्स कोई भी उठा लें, तो दे आर ऑल्सो स्ट्रेट, हॉलो एंड ट्यूबुलर। Same is the case with microtubules. They are also straight, hollow and tubular structures which are made up of bundles of globular proteins.
ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आपको इतना याद रखना काफ़ी है कि ग्लोबुलर प्रोटीन से बन गए हैं। ऊपर वाले इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो है वो फाइब्रस प्रोटीन से बनते हैं, जबकि जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो नॉन ट्यूबुलर प्रोटीन से या कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन से बनते हैं। इन तीनों फिलामेंट्स में ये डिफरेंसेस आ जाती हैं कि इनकी टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स चेंज हो जाती हैं, तो इस वजह से इनका स्ट्रक्चर और इनकी शेप भी डिफरेंट हो जाती है एक दूसरे से। सो दिस इज द मेजर प्रोटीन कॉल्ड एज ट्यूब। सो द ट्यूबुलिन हैज टू सब यूनिट्स। अब ट्यूबुलिन जो है टू टाइप्स ऑफ सब यूनिट से मिलकर बनता है, दैट इज अल्फा एंड बीटा ट्यूबुलिन। अब अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन के सब यूनिट्स एक दूसरे के साथ इस तरीके से ये अरेंज हुए होते हैं कि ये स्ट्रेट, हॉलो और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो ये ट्यूब्यूल जो है, इनकी ईच ट्यूब्यूल का जो डायमीटर है, माइक्रोट्यूब्यूल की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ट्यूब्यूलिन की नहीं, ईच माइक्रोट्यूब्यूल हैज अ डायमीटर ऑफ 20 to 30 नैनोमीटर्स। अब ये इस वजह से फिर ये बाकी दोनों माइक्रोफिलामेंट्स, बाकी दोनों फिलामेंट से या साइटोस्केलेटल फिलामेंट से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया। So the length of microtubules varies and may be 1000 times more than the thickness. ये ऑलमोस्ट सारे ही माइक्रोट्यूब्यूल सारे ही फिलामेंट्स में साइटोस्केलेटन की जो फिलामेंट्स हैं जितने भी, वो उन सब के साथ यही है कि उनकी लेंथ जो होगी वो यूजुअली उनकी थिकनेस से ज़्यादा होगी। एज कम्पेयर टू द थिकनेस देयर लेंथ विल बी मोर। तो इसी तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में भी यही कहा जा रहा है कि इनकी जो लेंथ है वो वैरी करती है और मे बी उसकी थिकनेस के मुकाबले में 1000 टाइम्स ज़्यादा हो, राइट। सो इसके जो फंक्शंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसको यहाँ स्ट्रक्चरली देख सकते हैं, राइट। होप द डायग्राम इज क्लियर टू यू। यहाँ देखिए 13 पॉलीमराइज्ड डाइमर्स ऑफ अल्फा ट्यूबुलिन एंड बीटा ट्यूबुलिन। ये 13 पॉलीमराइज्ड डाइमर्स है, अल्फा बीटा इस तरीके से ये अरेंज हुए हैं और फिर इसी तरीके से ये सारी हॉलो, स्ट्रेट और ट्यूबुलर पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और इस तरीके के अरेंजमेंट में एक प्रेजेंट है। The functions of microtubules is that they may join with other proteins to form more complex structures like flagella. Flagella क्या होते हैं? ये दूसरी प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन होकर